वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो अभी बेरोजगार है और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो विस्तृत विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और ये आज का यानी 21/9/2022 का लेटेस्ट अपडेट है। आप देख पा रहे हैं कि ये समान पात्रता परीक्षा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्नातक स्तर के लिए 2022 के लिए ये पूरा विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें किस किस पदों के लिए इसमें आवेदन होगा या क्वालिफाइंग एग्जाम होगा। तो इसमें प्लाटून कमांडर है, जिलेदार है, पटवारी है, कनिष्ठ लेखाकार है, तहसील राजस्व लेखाकार है, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता है, पर्यवेक्षक है, उप जेलर है और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। इन सभी पदों के लिए ये परीक्षा होगी जिसको कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या समान पात्रता परीक्षा CET नाम दिया गया है। अब पूरा क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, सारी प्रक्रिया मैं आपको इस विस्तार से इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पे बने रहें, वीडियो पूरा देखें। तो बोर्ड द्वारा अधीनस्थ राजस्थान अधीनस्थ और लिपिक की सेवा समान पात्रता परीक्षा 2000 नियम 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित सेवाओं के हेतु समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर यानी ग्रेजुएट लेवल के लिए आपके निर्धारित पत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अब कौन कौन सी सेवा है, राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा में प्लाटून कमांडर का पद है, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा में जिलेदार और पटवारी 2 के पद है, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद है, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा में तहसील राजस्व लेखाकार का जो पद है, और राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा में पर्यवेक्षक और राजस्थान कारागार सेवा अधीनस्थ सेवा में उप जेलर का पद और समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड के पद है। इन पदों के लिए ये पात्रता परीक्षा होगी और संभावित रिक्तियां कितनी है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा वो भी बताऊंगा, फॉर्म किस तरीके से भरना है, सारी प्रोसेस में आपको बताऊंगा। तो अब जैसे कुछ सामान्य निर्देश है कि ये एक पात्रता परीक्षा है यानी क्वालिफाइंग टेस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए अभी जैसे ये रीट की जो पात्रता है वो पात्रता परीक्षा रीट है, उसी तरह से ये भी एक पात्रता परीक्षा होगी और इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित पद पर भर्ती सुसंगत सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। किसी अभ्यर्थी की समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने तथा उसको अर्जित कर लेना मात्र से नौकरी की गारंटी नहीं देगा। अभ्यर्थी को भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में आवश्यक रूप से उपस्थित होना और उससे आहरित करना आवश्यक होगा, यानी उसको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद में सुसंगत सेवा नियमों में अधिकथित अन्य कसौटी जो भी है वो भी पूर्ण करनी होगी। ये सिर्फ कहने का मतलब पात्रता परीक्षा होगी, लेकिन ये परीक्षा अनिवार्य है, उसके बाद ही आगे का जो प्रोसेस हो पाएगा। तो सम्मिलित सेवाओं के पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जिसमें अभ्यर्थी का चयन श्रेणीवार रिक्त पदों के अनुसार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। जैसा आप जानते हैं कि जैसे रीट की परीक्षा के बाद में थर्ड ग्रेड परीक्षा का जो फॉर्म है वो परीक्षा अलग से होती है, लेकिन क्वालिफाइंग एग्जाम रीट का है तो उसी तरह से ये भी सेट का है, CET का एग्जाम है वो क्वालिफाइंग है। अब जो भी भर्ती का आयोजन है, मुख्य भर्ती परीक्षा का आयोजन और भर्ती की कार्रवाई सेवा नियमों के अनुसार बाद में की जाएगी और समान पात्रता परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी और समान पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, यानी इसकी वैलिडिटी फिलहाल 1 साल होगी और बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित किया जाएगा, यानी सभी के अंक दिए जाएंगे। इसमें पास फेल का कोई मतलब नहीं है, जो भी अपीयर होंगे उनको सबको ये सर्टिफिकेट मिलेगा और जो पात्रता जो न्यूनतम परसेंटेज कितने हैं उसके हिसाब से ये होगा। अब उपस्थित प्रयासों के संबंध में अभी कोई निबंधन नहीं है, यानी कोई लिमिट नहीं है। अभ्यर्थी के पास समान पात्रता परीक्षा का समान स्कोर सुधारने का अवसर होगा, यानी आप हर साल ये परीक्षा दे सकते हैं और किसी अभ्यर्थी का समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में सम्मिलित पदों के आने वाली परीक्षा से पूर्व का सर्वोत्तम स्कोर है वो मान्य होगा और समान पद ये जो भी स्नातक स्तर अधिलिखित उल्लेखित अधीनस्थ और लिपिकीय वर्गीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती को शासित करने वाले किसी नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई भी व्यक्ति समान पात्रता परीक्षा में उल्लेखित पद पर चयन के लिए संचालित लिखित परीक्षा या साक्षात्कार या दोनों में उपस्थित होने का पात्र नहीं होगा। वह CET में इतने न्यूनतम जो भर्ती एजेंसी द्वारा अवधारित किए जाएंगे प्राप्त करने पर असफल रहता है, यानी न्यूनतम जो मार्क्स है वो आपको प्राप्त करने होंगे और भी ये नियम है। अब ऑनलाइन प्रक्रिया क्या होगी इसके लिए, तो सबसे पहले बोर्ड द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। आप घर बैठे भी ये काम कर सकते हैं अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है, आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो। और ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व सर्वप्रथम विस्तृत विज्ञापन और संबंधित जो भी समान पात्रता परीक्षा के नियम है इसका दिन का एक बार कर लें। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड की जो वेबसाइट है rsm.ssb.rajasthan.gov.in पे उपलब्ध जो भी अप्लाई ऑनलाइन लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है
और उसके बाद में ये आपको एसएसओ पे आपको वहाँ से रिडायरेक्ट करेगा, या आप सीधे एसएसओ पे जाकर के भी सिटीजन ऐप्स में गवर्नमेंट टू सिटीजन G2C में जाकर के रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आपको पता होगा आरपीएससी का अगर आपने फॉर्म भरा है तो ओटीआर के बारे में आपको जानकारी होगी, और अधीनस्थ सेवा में भी ओटीआर को लागू कर दिया गया है। इसके संबंध में मैंने विस्तार से 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं ओटीआर के संबंध में, ओटीआर में करेक्शन के संबंध में, आप वो देख सकते हैं। उनका लिंक भी यथासंभव मैं इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा। और प्रथम बार ओटीआर करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आ रहे हैं कि ओटीआर में कुछ ना कुछ लोगों की गलती रह जाती है, उसके बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं होगा, और उसी उधेड़बन में उनकी तैयारी भी ढंग से नहीं हो पाती। तो आप यथासंभव प्रयास करें कि आप जो भी आपके जैसे ओटीआर में नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से किसी आईडी प्रूफ के आधार पे जो अगर आप करेंगे तो उसको अपलोड करना भी अनिवार्य होगा। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखें विशेष रूप से कि जनाधार, आधार और आपके जो भी विद्यालय रिकॉर्ड या 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की जो भी मार्क लिस्ट है उनमें नाम की स्पेलिंग वगैरह में कोई अंतर नहीं हो। अगर कोई अंतर है तो आप उसको पहले अपडेट करवा लें। अब जैसे 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो इसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सारे सही है, लेकिन जनाधार में मिस्टेक है तो उसको अपडेट करवा लें। आधार में अगर कोई गड़बड़ है तो उसको सही करवा लें, क्योंकि इसके बिना आपके जो भी ओटीआर होगा वो गलत हो जाएगा और आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर में क्रमांक जनरेट होने के पश्चात ओटीआर प्रोफाइल में स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग, सेकेंडरी समकक्ष परीक्षा वितरण, जन आधार या आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी किसी प्रकार में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इसलिए जो भी संशोधन करना है ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले आप करके आश्वस्त हो जाए कि आपके किसी रिकॉर्ड में कोई गलती नहीं है। जैसे इसमें मैंने पहले बता दिया, इसमें लिखा हुआ भी है कि अभ्यर्थी के आधार कार्ड होता है, जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से दुरुस्त कर रहना चाहिए। यानी ये मैं पहले से ही आपको कह रहा हूँ कि पहले आप ये काम करें, उसके बाद फॉर्म भरें। और ओटीआर रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड जन्म का ये जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके एसएसओ आईडी के माध्यम से करता है। यानी अगर मान लो आप जनाधार आधार पे ओटीआर करते हैं तो सारा रिकॉर्ड उससे हो जाएगा, लेकिन अगर आपके उसमें कोई गड़बड़ है तो आप 10वीं की अंक तालिका वगैरह कैसे करेंगे तो आपको संबंधित जो दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद में ऑनलाइन परीक्षा का फॉर्म ये आवेदन पत्र भरने के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध भुगतान सुविधा से आपको पहले शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद में आवेदन क्रमांक आईडी जनरेट करना होगा और आईडी जनरेट होने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा कराने तो अन्य किसी पोर्टल या सुविधा का उपयोग नहीं करें, आपको यानी एसओसओ से ही ये प्रोसेस करना है। और शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन लंबित या सत्यापन रहते या अन्य कोई समस्या आपको नहीं हो। अगर ऐसी कोई समस्या होती है तो फिर आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आप शुरुआत में ही फॉर्म वगैरह भर दें। आवेदक को स्वयं का ही मोबाइल और ईमेल आईडी दर्ज करनी है, क्योंकि जो भी सूचनाएं आएगी आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आएगी। तो आप अपने खुद के कई बार ई मित्र पे आप फॉर्म भरवाते हैं, वहाँ आपकी ईमेल आईडी ने देकर के वो खुद की ईमेल आईडी वहाँ भर देते हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट जो सूचना है वो आपके ईमेल आईडी पे आएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। और आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा और आवेदन पत्र क्रमांक और एप्लीकेशन आईडी प्राप्त अंकित या नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि आपका आवेदन जमा नहीं हुआ है। यानी आपको जो फॉर्म भरेंगे उसके बाद में आवेदन का प्रीव्यू आएगा, यानी आपने जो फॉर्म भरा उसको चेक करने का ऑप्शन आएगा और प्रीव्यू को सबमिट नहीं माना जाएगा। सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म है वो अंतिम माना जाएगा और सबमिट करने के बाद में एप्लीकेशन आईडी आपकी यहाँ जनरेट हो जाएगी। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी आपका फॉर्म सबमिट हुआ है। कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ये सबमिट नहीं हो पाता है और अपन ये सोच के आ जाते हैं, क्योंकि इसमें फीस तो पहले भरी जाएगी, फॉर्म बाद में भरा जाएगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और आवेदक की जिस श्रेणी से आवेदन करते समय अगर कोई समस्या हो तो रिक्रूटमेंट पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पे संपर्क करें। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर जो भी है 0141 और 2221 और 221425 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब आवेदन जिस श्रेणी से आप कर रहे हैं उसी श्रेणी से करें। अगर आप गलत सूचना दे रहे हैं तो आपका जो भी ये फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जाएगा, जिसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। और ऑनलाइन फॉर्म में वांछित सूचनाएं अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की जो वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ लें और जो भी दिशा निर्देश है वो आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि उसके बाद में सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात हो गई। और शुल्क जो होगा तो शुल्क है सामान्य और क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी क्रीमी लेयर, सामान्य श्रेणी और अति पिछड़ा वर्ग के जो आवेदक है उनको 450 रुपये शुल्क है। और राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग और इकोनॉमिक रूप से ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 350 रुपये होंगे। और राजस्थान के विशेष योग्य जन दिव्यांगजन जो भी है
प्लस ST और SC अनुसूचित जाति जनजाति के जो भी आवेदक है उनके लिए 250 रुपये। और कार्मिक विभाग के परिपत्र के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और अनुसूचित जाति जनजाति के एक ही परीक्षार्थी जो भी रुपये उसके लिए 250 रुपये है। तो ये आप ध्यान रखें, अगर 2.5 लाख से कम है तो भी आपको 250 रुपये पड़ने, ST SC के हैं तो 250 रुपये, अन्य कैटेगरी में है तो आपको 350, और सामान्य या OBC क्रीमी लेयर में है या अति पिछड़ा वर्ग में है तो आपको 450 रुपये की जो भी फीस है वो जमा करानी पड़ेगी। अब इसमें कुछ विशेष नोट दिया हुआ है कि राजस्थान राज्य से भिन्न यानी अन्य राज्य का कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है वो राज्य में सामान्य माना जाएगा, तो उसको सामान्य शुल्क ही जमा कराना है। इसके अलावा अगर आप कम फीस जमा कराएंगे तो फिर वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की आय 2,50,000 रुपये से कम है वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा कराते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी की वार्षिक आय का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको सक्षम अधिकारी द्वारा जो आय प्रमाण पत्र है वो मुख्य परीक्षा के बाद में पात्रता जांच में आपको देना पड़ेगा। ये समस्या जैसे मैंने अभी कुछ समय पूर्व 2-4 महीने पहले रीट के बाद में जो 3rd ग्रेड की भर्ती हुई थी या रीट के आधार पर सीधी भर्ती हुई थी, उसमें डॉक्यूमेंट जमा के समय लोगों के सामने ये परेशानी आई थी। कई लोगों ने 2.5 लाख या फीस में 150 की छूट लेने के चक्कर में ये फीस है वो कम जमा कराई थी और 2.5 लाख का प्रमाण पत्र उसी दिन का लेके आ रहे थे। लेकिन इसमें स्पष्ट निर्देश होते हैं कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख की आपकी आय का जो प्रमाण पत्र है 2,50,000 का वो सक्षम अधिकारी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2-4 महीने के बाद का आय का प्रमाण पत्र पेश करें तो वो काम नहीं आएगा, तो ये विशेष ध्यान रखें। अब सामान्य पात्रता परीक्षा है, उसके संभावित पद कितने हैं, तो जैसे प्लाटून कमांडर के संभावित पद अभी 43 है, जिलेदार की अभी वैकेंसी क्लियर नहीं है, पटवारी के 272 पद है, कनिष्ठ लेखाकार के 1923 यानी काफ़ी अच्छी संख्या में पद है, तहसील राजस्व लेखाकार के 198 पद है, पर्यवेक्षक महिला सहकारिता के अधिकारिता के 176 पद है, पर्यवेक्षक के महिला बाल विकास के अभी पद नहीं आए हैं, उप जेलर के 49 पद है और छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 के 335 है। अब ये एक संभावित पद है, इसमें कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, तो वो परीक्षा के बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। और राजस्थान अधीनस्थ लिपियों की समान परीक्षा या समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर में शामिल पदों से संबंधित सेवा नियमों में किया गया कोई भी संशोधन मान्य होगा, यानी ये इसमें कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है। अब इसमें कुछ विशेष निर्देश है कि अभ्यर्थी को अपने आवेदन में अपनी श्रेणी जो आवेदक आरक्षित श्रेणी है, सामान्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह, ये आप जो भी भर रहे हैं तो आपका उसके पास में सक्षम प्रमाण पत्र होना जरूरी है। ये वैसे आपको सब पता है। आप इसके अलावा अन्य जो भी कैटेगरी जैसे 36 कैटेगरी में जैसे महिला, विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांगजन वगैरह उसमें है, तो उसका भी आपको स्पष्ट उल्लेख करना है और इसके आधार पर ही मुख्य परीक्षा में 36 आरक्षण का लाभ आपको दिया जाएगा और उत्कृष्ट खिलाड़ी या भूतपूर्व सैनिक वगैरह के जो भी लाभ होगा वो दिया जाएगा। अब इसके लिए जो पात्रता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे महिला अधिकारिता में पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की जो आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है और उसमें किसी भी महाविद्यालय से स्नातक, विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जल संसाधन विभाग में यानी जो भी पद है उसमें एक तो पटवारी का पद है और जिलेदार का पद है। अब पटवारी के पद के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो एक तो है कि आयु सीमा 18 से 40 साल है, यानी न्यूनतम 18 और अधिकतम 40। आवेदक विधि द्वारा स्थापित स्नातक से उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा एक तो ये हो गया, उसके अलावा और क्या होना चाहिए, NIELIT न्यू दिल्ली द्वारा आयोजित ओ लेवल या उच्च स्तरीय सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से जो भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर इसके अलावा यानी एक तो स्नातक तो होना चाहिए, इसके अलावा या कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट COPA की तरफ से होना चाहिए या भारत में विधि स्थापित किसी भी प्रकार से कंप्यूटर का जो भी एप्लीकेशन डिप्लोमा है वो आपके पास होना चाहिए। या कुछ नहीं है तो आपके पास राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से RSCIT का जो भी कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, वो आपके पास होना अनिवार्य है। तो ये मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपके पास ग्रेजुएशन के अलावा कंप्यूटर का कोर्स और जिसमें भी मिनिमम RSCIT का कोर्स आपके पास होना अनिवार्य है, उसका सर्टिफिकेट। और या देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एक विषय में कंप्यूटर साइंस अगर आपके है तो RSCIT की जरूरत नहीं है, और नहीं तो आपको RSCIT का जो भी है वो होना जरूरी है। जल संसाधन जिलेदार के लिए आपको 18 से 40 साल की उम्र है और किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए। प्लाटून कमांडर के लिए 20 से 40 साल की उम्र है और भारत में विधि द्वारा स्थापित जो भी विश्वविद्यालय उसमें स्नातक या उसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। और अगर मान लो सूबेदार या उससे ऊपर की रैंक का है भूतपूर्व सैनिक है तो उनके लिए अलग से प्रावधान है। तहसील राजस्व लेखाकार है, उनमें क्या होगा तो उनके लिए 21 से 40 साल की जो उम्र है उसमें सबसे पहला तो है कि विश्वविद्यालय की 3 वर्षीय जो भी ये इसमें शैक्षणिक संस्था की डिग्री धारित करता हो, यानी कि विश्वविद्यालय की जो ग्रेजुएशन की डिग्री है
या लागत या लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की होनी चाहिए, या भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा होनी चाहिए। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हुई। इसके अलावा कंप्यूटर के संबंध में जैसे इसमें कनिष्ठ लेखाकार और राजस्व लेखाकार दोनों के लिए इसमें ज़रूरी है कि जैसे कंप्यूटर का जो भी है प्रमाण पत्र, जैसे कि आपने पिछले वैकेंसी में भी देखा था, वो जो सर्टिफिकेट है वो जैसे सबसे सरल तो मैंने नॉलेज कॉर्पोरेशन का RSCAT का जो बताया था वो, या कोई भी कंप्यूटर का संस्थान की जो डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर का नॉलेज और उसके सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। जेलर के लिए आपके पास में ग्रेजुएशन होना जरूरी है, 18 से 40 साल की उम्र है। पर्यवेक्षक समेकित बाल विकास सेवाओं के लिए भी ग्रेजुएशन है 18 से 40, और सामाजिक न्याय विभाग में छात्रावास अधीक्षक के लिए 21 से 40 साल की उम्र और किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना जरूरी है। आयु सीमा आपको पहले ही पद वाइज बता दी। अब इसमें अधिकतम आयु सीमा में जैसे कोरोना काल के कारण ये वैकेंसी नहीं आई थी, तो जो भी अधिकतम आयु सीमा में उसमें 2 साल की वृद्धि की अधिसूचना प्रक्रिया थी ने अधिसूचना जारी होने के बाद में अधिकतम 2 वर्ष की छूट है वो सभी को दी होगी, तो वो जब भी आएगी उसके संबंध में अलग से संशोधन आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो अब इसके अलावा जो भी छूट है कि जैसे अधिकतम आयु सीमा अनुसूचित जाति जनजाति को 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला को 5 वर्ष की छूट है, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को 10 वर्ष की छूट होगी, भूतपूर्व सैनिक वगैरह इनके लिए जो भी नियमानुसार जो भी है वो आपको जो भी छूट है वो दे होगी। आवेदन और परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की जो तिथि है, तो ये आवेदन है वो आपके 22/9/2022 यानी कि कल से, आज जैसे 21 तारीख है तो कल से 22/9 से 21/10 तक आपको एक लगभग महीने का समय दिया गया है। आपको आवेदन ऑनलाइन जमा करा सकते हैं और ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। और भुगतान पहले आपको पेमेंट का भुगतान करना, उसके बाद में आवेदन है वो 22 से लेकर के 21/10 की रात्रि 12 बजे तक आप ये बोर्ड की वेबसाइट पर कर सकते हैं। और अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आपको निर्धारित समय में यानी यथासंभव जल्दी से जल्दी आपको फॉर्म भर देना है। परीक्षा का जो आयोजन है वो 6/1 से 9/1 के बीच में जो भी आवंटित केंद्र है वहाँ पे करवाई जाएगी, यानी 6 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। और इसमें जो भी परीक्षा में 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी तो समानीकरण नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। प्रवेश पत्र है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आपको जो भी फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म आपको संभाल के रखना है, उसके एप्लीकेशन ID वगैरह आपको संभाल के रखनी है, और ईमेल में भी आपके मोबाइल में भी सूचना भेज दी जाएगी। तो इसलिए विशेष बात मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आप अपने खुद के मोबाइल नंबर और ईमेल ID दें ताकि जो भी सूचना आपको मिले। अब इसके बाद में अगर कोई नकल करते पकड़ा गया या 2 से अधिक संतान वगैरह हो तो ये अयोग्यताओं की जो भी श्रेणी है, ये पूरी जानकारी आप देख लें। मैं पूरा अगर डिटेल में बताऊंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। और इसमें जैसे फोटोग्राफ वगैरह तो स्पष्ट होना चाहिए, 6 महीने से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। और फोटोग्राफ में आवेदन का चेहरा कम से कम 50% होना चाहिए, यानी कि आपका फोटो बिल्कुल छोटा भी नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल जो भी फोटो है, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो ही आपको चश्मा लगाना है, अन्यथा आपको चश्मे नहीं लगाने हैं। और जैसे खास करके धूप का चश्मा या जो भी सन ग्लास वगैरह इस तरह के जो भी है फैशनेबल है वो नहीं लगाना है। JPG फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए। ये जब अपलोड करेंगे तो उसमें 50 से 100 KB होनी चाहिए, और हस्ताक्षर भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन जो करेक्शन की सुविधा है, ये बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन में संशोधन का कोई ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी जो भी होगा सारा कुछ ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि किसी आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो समय का आप किस प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, तो निर्धारित तिथि के बाद, अंतिम तिथि के पश्चात 300 रुपये का आप शुल्क जमा करा करके ऑनलाइन आपके, अगर मान लो पहली बात तो आप ऐसी नौबत नहीं आए, आप फॉर्म ध्यान से भरें, फिर भी आपको लगता है कि फॉर्म सबमिट कर दिया और आपकी कुछ गलती रह गई है, तो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख से लेकर के 7 दिन के अंदर अंदर आपको ये प्रोसेस करना है, यानी कि आपको ऑनलाइन करेक्शन करना है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद में अनुचित साधनों के जो भी नियम है वो होगा। परीक्षा की स्कीम क्या होगी, तो इसके लिए सामान्य जो एक ही परीक्षा होगी और उसमें 150 प्रश्न होंगे, कुल 300 अंकों के होंगे, यानी कि 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, एक प्रश्न के 2 नंबर होंगे। और जिसमें जो विषय है उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ में राजस्थान भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति साहित्यिक परंपरा विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, यानी कि लगभग सामान्य जो जीके है वो सारा इसमें होगा। और 150 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, और कुल 300 अंकों का पेपर होगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो ये राहत की बात है। दूसरा,
सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। पाठ्यक्रम आपके शॉर्ट में दे दिया, विस्तार से भी ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या होंगे, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक होंगे, राजस्थान के भूगोल में आपके कौन कौन से पठार मैदान, नदियाँ, बांध, झीलें, सागर वगैरह, ये आप प्रमुख खनिज, प्रमुख फसलें, ऊर्जा संसाधन वगैरह ये सारे हैं। अब इनमें से अधिकांश टॉपिक पे मैंने वीडियो इस चैनल पे बनाए हुए हैं और राजस्थान से संबंधित काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। मैं और भी वीडियो बना दूंगा, तो आप चैनल पे बने रहें। और जो भी राजस्थान के पॉलिटिकल से संबंधित राष्ट्रीय लेवल के जो भी है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो वो भी एक बार आप देख लें, इसी चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। और अर्थव्यवस्था के टॉपिक होंगे, राजस्थान की अर्थव्यवस्था संबंधित होंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी के संबंधित सामान्य जो 10वीं तक की विज्ञान है वो सारे टॉपिक इसमें होंगे। तार्किक विवेचन में यानी मेंटल एबिलिटी में आपकी जो भी है वो सारे इसमें शामिल है। लैंग्वेज में हिंदी में आपके संधि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और समास वगैरह, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये है मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य शुद्धि वगैरह। और इंग्लिश में आपके आर्टिकल, डिटर्मिनेंट, टेंस है, वॉइस है, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस है, ट्रांसलेशन ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन इंग्लिश सेंटेंसेज इनटू हिंदी यानी अंग्रेजी वाक्यों को हिंदी में उसका वाइस वर्सा हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसफर है, ट्रांसलेशन है, सिनोनिम, एंटोनिम्स है। इसके अलावा कंप्रीहेंशन होगा और ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल जो टेक्निकल टर्म्स है, जो भी शब्दावली है वो है, लेटर राइटिंग वगैरह, आइडियम्स, फ्रेजेज है और वन वर्ड है। इसके अलावा कंप्यूटर में आपको सामान्य कंप्यूटर की जानकारी, रैम, रोम वगैरह के बारे में, इनपुट डिवाइस कौन से, आउटपुट कौन से, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर क्या होता है, ये इसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, और एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट या पावर पॉइंट के बारे में सामान्य जानकारी, और समसामयिक घटना में करंट नॉलेज के संबंध में ये पूरा है। तो इस तरीके से ये 12 पेज की पूरी विज्ञप्ति थी। मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया किस तरीके से आपका सिलेबस होगा, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और कब से ये फॉर्म शुरू होंगे, सारी जानकारी मैं आपको दे दी। इस संबंध में और भी अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक अपने जो भी साथी है, जो युवा बेरोजगार साथी और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर करें। तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।